सो गाइस हमने ये सब चीजें तो देख ली थी लास्ट क्लास में, है ना। यहाँ से हम लोगों को रिवीजन करना है। लेट्स डू सम रिवीजन और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। कोई डाउट है किसी को लास्ट क्लास से? नहीं है? आदित्य ठीक है बच्चों, चलो नहीं है तो गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस किया है आप लोगों की नोटबुक में कि जब भी मैं O2 लिख रहा हूं तो आप लोग O2 ऐसे लिख रहे हो। बच्चों ये गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है ये। आपको O2 ऐसे ही लिखना है, O थोड़ा बड़ा और 2 उसके पैरों में लिखना है। ये होता है O2, ये होता है O2। तो प्लीज ये मिस्टेक को आप लोग रेक्टिफाई कर लो, ये मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेना। चलो एनीवेज, सो हम लोग चल रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एक ऑक्साइड बनाएगा, एक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। जैसे कि आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बना देगा, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, जंग बोलते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो ऑक्साइड कैसा है। अगर ऑक्साइड का बेसिक नेचर है तो वो बेस जैसा रिएक्ट करेगा, अगर ऑक्साइड का एसिडिक नेचर है तो वो एसिडिक जैसा बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल देखो सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने बच्चों को देखा है कि उन्होंने ऐसे लिख दिया Na2O। बच्चों ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना आपको। मैंने जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखना है इसको। आपको Na2O को Na2 इस A के पैरों में लिखना है आपको, O ऐसे ही लिखना है। H2O इधर पे भी H पैर में 2 और ऊपर O, ऐसा लिखना है भाई। समझ में आई सबको बात? ओके चलो, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोडियम ऑक्साइड का Na2O plus H2O that will give you 2NaOH। अब ये जो NaOH है ये कैसा है? बेसिक ऑक्साइड, बेस है ये, दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस, है ना। सो जो मेटल्स होते हैं जनरली दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं तो बेस बन जाएंगे। बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, बेसिस आर बेटर इन टेस्ट। चलो, मैंने फिर आप लोगों को पोटेशियम का एग्जांपल दिया था। पोटेशियम भी बेसिक ऑक्साइड बनाता है एंड बेस बनाता है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। फिर मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आप लोगों को कुछ लिखवाया था, और मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग मैंने आप लोगों को बताई थी। एंड फाइनली आई गिव यू होमवर्क कि डिस्क्राइब द टर्म कोरोजन एंड वेज टू प्रिवेंट इट, कि कोरोजन को हम कैसे बचा सकते हैं, कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, है ना। चलो, कोरोजन में अब फटाफट इसका ना आप लोग प्रॉपर आंसर लिख लो जो आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे। लिख लो फटाफट, आंसर लिख लो। the process of the process of oxidation of metals due to exposure to air, जिसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बोलते हैं, is known as corrosion, is known as corrosion। ठीक है, it occurs on the surface of the metal, मेटल के सरफेस पे होता है ये। मेटल के सरफेस पे होता है। चलो लिखेंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन देख लेते हैं हम लोग। प्रिवेंशन में दोस्तों सबसे पहला जो मेथड आएगा, द फर्स्ट मेथड इज, आपको पता है ना, अगर हमें किसी मेटल को कोरोजन से बचाना होता है तो हम लोग पेंट करते हैं,
है ना। सो सबसे पहला मेथड है पेंट, कि आप पेंट कर दो, आपका मेटल बच जाएगा। भाई घर के खिड़की दरवाजे, एग्जाम्पल पेंटिंग डोर्स एंड विंडो पैनल्स, डोर्स एंड विंडो पैनल्स ऑफ मेटल। जो मेटल के बने हुए विंडो के पैनल हैं, दरवाजे हैं, उनको पेंट कर देंगे तो हम बच जाएंगे, कोरोजन नहीं होगा। क्यों कोरोजन नहीं होगा? क्योंकि वो पेंट अब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने नहीं देगा मेटल को। दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड है बच्चों ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, या आप जब साइकिल की शॉप पे जाते हो तो साइकिल की जो चेन होती है ना, चेन, उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं उससे। जब साइकिल की चेन पे हम लोग ऑयल और ग्रीस लगाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक तो हम लुब्रिकेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरा हम लोग कोरोजन से बचा रहे हैं उसको। आप लोग नोटिस करना कि बारिश के टाइम में आपकी साइकिल की चेन में जंग लग जाती है, क्योंकि वहां से वो ऑयल और ग्रीस हट जाता है, ऑयल और ग्रीस हट जाता है वहां से, ऑयल और ग्रीस हट जाता है। दूसरा एग्जांपल हो गया, दूसरा प्रिवेंशन मेथड हो गया ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। अच्छा, तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हो सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है पता है? जैसे मान लो ये एक मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल के ऊपर हम लोग एक दूसरा ऐसा मेटल लगा देंगे जो कि आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट आयरन ये रिएक्ट करता है। सो आयरन का कोई भी एक पीस था, कोई साइकिल थी, साइकिल की चेन थी, ये तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती, बट आपने क्या किया, आयरन को छुपा दिया। कैसे छुपाया? उसके ऊपर आपने सिल्वर का पेंट मार दिया, लेट्स सपोज सिल्वर की कोटिंग कर दिया आपने, है ना। तो अभी सिल्वर ऊपर ऊपर है सरफेस पे, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा पर वो रिएक्ट नहीं करने वाला। सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग गाइस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तीसरा मेथड लिख लो एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब है बच्चों एलॉय बनाना। एलॉय जैसे कि स्टील, स्टील एक एलॉय है। कभी आपने स्टील पे जंग लगते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ आयरन के ऊपर जंग लगते हुए देखा होगा, सिर्फ आयरन के ऊपर जंग लगते हुए देखा होगा, आपने स्टील के ऊपर जंग लगते हुए नहीं देखा होगा। याद दिलाऊं, आपके घर की चम्मच, क्या आपने कभी चम्मच के ऊपर जंग देखी है गाइस? देखा है हमने चम्मच के ऊपर जंग वगैरह ऐसा कभी? नो सर। हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, और स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता है, अगर अच्छा प्योर स्टील होगा तो। अगर फर्जी वाला स्टील होगा तो फिर लग जाएगी जंग उसके ऊपर। कुछ सो इतने एग्जांपल्स आई थिंक आप लोगों के लिए इनफ है। बाकी और भी प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम बता सकते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया, टाइलिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन हो गया, बट ये चीजें हम लोगों को इस लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालो एक छोटा सा टॉपिक डालोगे सब लोग, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नंबर 1 एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, ये मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में सी लिख लो, सल्फर ब्रैकेट में एस लिख लो, एंड फॉस्फोरस, आर एसिडिक इन नेचर।
इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ना वो एसिडिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि दे डिसॉल्व in water to form, बता दिया मैंने आपको कोई पिछली क्लास में, ठीक है। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। और क्या काम करते हैं ये? दे टर्न ब्लू लिटमस into रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो कभी भी बर्डन और होमवर्क नहीं लगेगा आपको। अगर साथ साथ में नहीं लिखोगे तो फिर ये बर्डन और होमवर्क सब लगने लगेगा गाइस। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। सबको क्लियर है ये? कुछ डाउट तो नहीं किसी को? प्रथम, आदित्य, गोविदा, भव्या, आश्वी। प्रथम, ओके। ठीक है। तो दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये जो लिटमस होता है ना, लिटमस, ये एक पेपर होता है। इसमें लिख लो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर मतलब इसका ना अलग अलग कलर होते हैं लिटमस पेपर के। अगर एक लिटमस पेपर ब्लू है, उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया तो वो रेड हो जाएगा। अगर आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया तो वो रेड हो जाएगा। इससे आप पता कर सकते हो कि जो जो एसिड है, वो जो जो आपने लिक्विड डाला है लिटमस पेपर के ऊपर, वो एसिड है। दैट इज एन एसिड। दैट इज एन एसिड। दैट इज एन एसिड। अच्छा, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन सी प्लस O2, that will give you CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिख सकते हो आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। so कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऐसा है जो कि एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड सर आपको कैसा पता चला? बताता हूँ, पहले लिख लो इसको। लिख लिया ये? यस सर। बाकी सबने लिख लिया? कोविदा लिख लिया तूने? प्रथम, ठीक है। सो गाइस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे पता चला मुझे? कि मैं जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को मैं जब पानी के साथ फेंकूंगा, पानी के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, तो मुझे ये कार्बोनिक एसिड दे देगा H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये वाटर है। सर लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना? हाँ बेटा,
गैस है कोई बात नहीं, बट वो ऑक्साइड है ना, वो भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो उसको ऑक्साइड ही बोलेंगे। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये कार्बोनिक एसिड बनता है। तो जब ना आप एक काम करो, आप एक ऐसा पानी का ग्लास ले लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप पानी भर लो इसमें। फिर आप एक पेपर जलाओ, ये पेपर में आग लगाओ, यहाँ से ऐसे करके पेपर में आग लगा दो। ये पेपर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना, जब ये पेपर जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप इसको इसके अंदर डाल दो। जैसे ही आप इसको इसके अंदर डालोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इसके अंदर जो निकल रही थी, वो पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और ये जो वाटर है वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये जो वाटर है वो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल से तरीके से ऐसा है। बाकी इसके लिए सेटअप वेटअप सब बनाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली काफी सारी चीजें होती है, बट अभी इस टाइम के लिए वो किसी दिन हम लोग एक वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो दिखा दूंगा अच्छे से। सर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना बनाना है? है, नहीं नहीं, चलो ठीक है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें हम लोगों ने रिएक्शन विद ऑक्सीजन खत्म कर दिया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सेकेंड नंबर लिख लो, रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। और उसमें आप 4-5 एग्जांपल्स लिखोगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे कि जो मेटल्स होते हैं पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ तो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और कुछ कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ हॉट के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ लोग स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और नो रिएक्शन लास्ट में। कुछ लोग तो रिएक्शन ही नहीं करने वाले हैं, कुछ मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे लिख लो यहाँ पर सोडियम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, sodium is highly reactive in nature. It reacts with water. It reacts with water to form hydrogen gas. हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस, and heat. Sodium is highly reactive in nature. It reacts with water to form hydrogen gas and heat. पता है, बोलते हैं ना पानी में आग लगाना, ये जो सोडियम मेटल है ना, आप सिंपल पानी के ऊपर फेंक भी दोगे ना तो भी आग लग जाएगी उस पर। सोडियम मेटल, इसको आप पानी के ऊपर फेंक दो, आग लग जाएगी। बहुत धमाका होता है इसमें सोडियम से, सोडियम अगर पानी पे फेंकोगे तो। इसीलिए सोडियम को हम लोग कभी भी खुला भी नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है सोडियम को कैसे स्टोर करते हैं? केरोसिन में डुबा के। सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के स्टोर करते हैं, केरोसिन में डुबाते हैं इसको हम लोग। चलो नेक्स्ट लिखो, सोडियम की बात होगी, सोडियम। चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नीशियम। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ही लिख लो, वो इनफ है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स slowly, magnesium reacts slowly with cold water. Put magnesium reacts slowly with cold water to form magnesium oxide, but it reacts rapidly with boiling water to form magnesium
हाइड्रोक्साइड। ऐसे लिख लो NgOH होल ट्वाइस। बातें नहीं, आसपास में बातें नहीं, लिख लिया सबने ये? यस सर। चलो बी हो गया। सी वाला एग्जांपल लिख लो। चलो जिंक, ये भी वाटर के साथ कुछ ना कुछ देखेगा। जिंक रिएक्ट्स रैपिडली ओनली विथ स्टीम, सिर्फ स्टीम के साथ में, स्टीम के साथ में। देयरफॉर फुल स्टॉप ऐसे, देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग दैट इट इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम Mg। डी लिख लो। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है बच्चों, ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सिंपल सी इंग्लिश है, सिंपल सा समझने की बात है ये। आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन steam passes over red hot iron and hydrogen gas is evolved। अच्छा, इस संडे आप लोगों का टेस्ट होगा मैथ्स और साइंस का। इस संडे आप लोगों का एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, वहां से पता चलेगा कि कितना क्लियर हुआ आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर का जो चैप्टर हो जाएंगे बस उतना ही। So iron oxide is formed when steam passes over red hot iron and hydrogen gases evolved। तो ये था जब रिएक्शन होता है पानी के साथ में, तो बेसिकली हम लोगों को हाइड्रोक्साइड मिलेगा। कुछ मेटल्स रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, कुछ लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जो रिएक्ट करेंगे वो देखेंगे कि पानी ठंडा है कि नहीं है। जैसे सोडियम है, सोडियम ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। ये जो ए एग्जांपल लिखा है ना, ये मैंने ठंडे पानी का एग्जांपल लिखा हुआ है। ये ठंडे पानी में भी सोडियम रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ रिएक्ट होंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ बहुत कम रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम को अगर तुम गर्म पानी दे दोगे ना, बहुत आसानी से बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा वो। फिर जिंक की बात आएगी तो जिंक तो बहुत ही कम रिएक्ट करता है ना, वो हॉट वाटर के साथ करेगा ना ही कोल्ड वाटर के साथ। हाँ, उसका जो स्टीम होगा, उसके जो वाटर वेपर होंगे वो भी गर्म वाले, उनके साथ जिंक रिएक्ट करेगा। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड भी स्टीम के साथ में रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। सो ये था रिएक्शन विद वाटर। तीसरा लिख लो, रिएक्शन विथ एसिड्स। कि अगर आपने किसी मेटल को एसिड्स के साथ में डाल दिया तो क्या वो रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? क्या वो रिएक्शन शो करेंगे कि नहीं करेंगे? और करेंगे तो कैसी रिएक्शन शो करेंगे? चलो रिएक्शन विद एसिड्स शुरू करते हैं इसको। ऐसे एरो लगा के लिख लो, नॉन मेटल्स
do not react with acids. Non-metals do not react with acids generally. ठीक है, फिर लिखोगे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स. नॉन मेटल सबको पता है ना, जो मेटल्स नहीं होते हैं. सो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स react with acids to produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. अभी मैं शो करूंगा, बताऊंगा अभी इसमें, चिंता मत करो, अभी मैं बताऊंगा, अभी रिएक्शन भी दिखाऊंगा इसमें. सो जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे. सिमिलरली मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं. सिमिलरली मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे. मेटल्स react with acids to produce H2 गैस. वो लोग भी H2 गैस देते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा. चलो जैसे एग्जाम्पल देखो, सोडियम 2Na plus HCl, that will give you 2NaCl plus H2. लिख लो इसके नीचे सोडियम, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम क्लोराइड है. और ये हाइड्रोजन है. सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट. सॉल्ट जो अपने घरों में नमक आता है ना, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट. ये एक एसिड है बच्चों, HCl इज एन एसिड. सो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? हाइड्रोजन गैस दे देगा. मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा. चलो एक और एग्जांपल लिख सकते हो इसी का. लिखो सोडियम प्लस H2SO4, 2Na ले लो यहाँ पे, will give you Na2SO4 plus H2. लिखवा देता हूँ मैं, चिंता मत करो. ये सोडियम है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. पता है कहाँ पे यूज होती है ये? तेजाब. एक मिनट ले आ देते, लिख ले फटाफट. लिख लिया बेटा? आदित्य स्क्रीनशॉट ले ले बेटा अभी. ठीक है, चलो आगे लिखो. तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हम लोग, ये है तेजाब. यही है तेजाब जो हम लोग बोतल के अंदर लेके आते हैं ना अपने डी मार्ट से या कहीं से. फिर कभी कभी हम लोग इसको अपने वॉशरूम में भी यूज करते हैं. तेजाब, यही है वो तेजाब.
सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है ये, अगर हाथ पे गिर जाएगा तो आपके हाथ में छेद कर देगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। हाँ, एसिड्स के साथ में कभी भी खेलना मत आप लोग, स्टे अवे फ्रॉम देम। इनफैक्ट एक मजेदार बात बताता हूँ, ये जो H2SO4 और HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड्स को हम मिला के ना एक सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं। जनरली क्या होता है, वो गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है आसानी से, कभी भी गोल्ड रिएक्ट करेगा नहीं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता गोल्ड, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करेगा। बट ये दो एसिड्स ऐसे हैं जिनका मिश्रण गोल्ड को भी पिघला देता है, गोल्ड भी पिघलता है। मुझे याद दिलाना, मैं एक फन फैक्ट बताऊंगा आपको गोल्ड से रिलेटेड क्लास के एंड में, फन फैक्ट बताऊंगा गोल्ड से रिलेटेड, प्लीज मुझे याद दिलाना। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा ये है सोडियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। और ये तो हाइड्रोजन है। ये भी एक सॉल्ट है बच्चों, पर ये आप खाते नहीं हो, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है। मतलब ऐसे नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई, आप में आपके स्कूल में एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपका आंसर रेडी होगा। स्कूल के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप ये नोट्स करके जाओगे ना, सारे आंसर आएंगे आपको। और अब से रटना छोड़ दो, चीजों को रटो मत। लिख लिया, चलो शाबाश शाबाश। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स हैं बच्चों, इसके अलावा कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिएक्शन विथ बेसिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ टॉपिक्स हैं, बट वो टॉपिक्स हम लोग क्लास 8 में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों के अभी इस प्रेजेंट लेवल पे काम आएगा भी नहीं, और आपको वो समझ में आएगा भी नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो हम लोग नेक्स्ट, जब हम लोग हायर क्लासेस में आएंगे, श्योर आई विल टीच यू ऑल दोस थिंग्स, श्योर आई विल टीच यू ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। चलो, तब तक ना एक ये छोटी सी चीज है, वो आप बना लो, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, नाम लिख लो रिएक्टिविटी सीरीज, और जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बना लो इसको। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, तो सेकंड क्या लिखा है? बेरियम। लिख लो।
पढ़ देता हूँ मैं। पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, LEAD, लेड एंड हाइड्रोजन। इसके नीचे भी है, वो मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, वो मैं थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। पहले आप राइट हैंड साइड में ये चीजें लिख लो। पोटेशियम की जगह पे आप लोग ऐसे डैश लगा के लिखोगे के, पोटेशियम की जगह पे लिखोगे के। बेरियम की जगह पे लिखोगे Ba, कैल्शियम की जगह पे लिखोगे Ca, सोडियम की जगह पे लिखोगे Na, मैग्नीशियम बन जाएगा Mg, एल्यूमिनियम बन जाएगा Al, जिंक बन जाएगा Zn, आयरन बन जाएगा Fe, निकल की जगह पे लिखोगे Ni, टिन की जगह पे आप लिखोगे Sn, लेड की जगह पे लिखोगे Pb और हाइड्रोजन का H। आप बोलोगे सर आपको कैसे याद हुआ ये सब? तो टाइम के साथ में सब हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते सब याद आपको भी हो जाएगा, चिंता मत करो। बस पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ते हो उतना दिमाग लगा के अच्छे से दिल लगा के पढ़ा करो। बाकी तो मैं आप लोगों को होमवर्क इतना देता ही नहीं, मैं होमवर्क कहाँ देता हूँ आप लोगों को, देता हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ बस उसको अपनी नोट्स में उतारते रहो और वो नोट्स मुझे दिखाते रहो कि हाँ आप लोग बना रहे हो नोट्स। चलो कॉपर। नेक्स्ट आप लोग हाइड्रोजन के नीचे लिखोगे, ठीक है? मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं मेरे पास। कॉपर लिखोगे, फिर मर्क्यूरी, फिर लिखोगे आप सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड। कॉपर की जगह पे आप डैश लगा के Cu लिखोगे, मर्क्यूरी में Hg लिखोगे, सिल्वर में Ag लिखोगे, प्लैटिनम में Pt लिखोगे और गोल्ड पे Au लिख दो। चलो समझे इसको? अब क्या लिखवाया मैंने, ये समझे इसको? यस सर। लिख लिया सबने? समझे अब बच्चों? चलो समझते हैं अब इसको। तो ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो ऊपर वाले पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। ऊपर वाले ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। नीचे देखो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये बहुत ही कम रिएक्ट होते हैं, ये बहुत ही कम रिएक्ट होते हैं। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये बहुत ही कम रिएक्ट होते हैं। सो एक्चुअली में क्या है ना, जहां पे आपने ये टेबल बनाया है उसके राइट हैंड साइड में आप ऐसे एरो बना दो, बड़ा सा, नीचे से लेके ऊपर तक बड़ा सा एरो बना दो। आप गोल्ड से शुरुआत करोगे और ऊपर तक बनाओगे आप लोग। आप गोल्ड से शुरुआत करोगे, आपकी शुरुआत यहाँ से होगी बच्चों, गोल्ड से ऐसे करके कंप्लीट एरो बना दो के तक। और राइट हैंड साइड में लिखना आप लोग इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। सिंपल, खत्म। मतलब नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, नीचे लिखोगे आप लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ऊपर की तरफ में जितने भी मेटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे की तरफ में मेटल्स रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव। डन सर। समझ में आया? डाउट तो नहीं इसमें किसी को? समझ में आया ना? ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड ही कम रिएक्ट करता है, प्लैटिनम थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करेगा गोल्ड से, सिल्वर थोड़ा और करेगा, मर्क्यूरी थोड़ा और करेगा रिएक्ट, कॉपर मर्क्यूरी से ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्ट करेगा। ऐसे धीरे धीरे करके ना ऊपर की तरफ जब आप आते जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ऊपर वाले मेटल्स। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। यस पोटेशियम है, और लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड है, लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड है। तभी क्या होगा पता है, पोटेशियम हमको कभी भी नेचर में खुला नहीं मिलेगा।
पोटेशियम हमको नेचर में कभी भी खुला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वो तो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, कुछ और ही बना देगा। लेकिन गोल्ड हमको फ्री फॉर्म में मिलेगा, गोल्ड हमको प्योर फॉर्म में मिलेगा। प्योर फॉर्म का मतलब है आप जमीन खोदो और जमीन के अंदर आपको गोल्ड गढ़ा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता आसानी से, वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो फाइनली हम लोग आ रहे हैं भैया लास्ट के टॉपिक पर, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ये आप लोग बोलोगे सर उफ इतना बड़ा चैप्टर कहाँ से हो गया ये, हमारे स्कूल में तो इसको 2 क्लास में खत्म कर दिया। किस किस के स्कूल में हुआ है? नहीं हुआ है? किसी के स्कूल में नहीं हुआ? अच्छा, अब मजा आएगा फिर जब आपके टीचर्स पढ़ाएंगे ना, तब मजा आएगा फिर इस बात पे। ही। चलो लिखो, राइट डाउन यूजेस ऑफ मेटल्स। कहाँ कहाँ पर मेटल्स का यूज आता है, ये करेंगे और इसी पे क्लास को हम खत्म करेंगे। यूजेस ऑफ मेटल्स कहाँ कहाँ पर, आप लोग बताओ मुझे, चलो आप लोग बताओगे मुझे, आपको क्या लगता है मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज में आते हैं? बर्तन, यूटेंसिल्स, वेसल्स, व्हीकल्स सर बोल रहा हूँ। गोल्ड ज्वेलरी। क्या बेटा? गोल्ड एंड ज्वेलरी, वेरी गुड, शाबाश। गोल्ड ज्वेलरी, यस। तीसरा आप बताओ। रेलिंग्स, रेलिंग्स में, यस, वेरी गुड। भव्या? प्रथम, आदित्य, आप लोग बताओ। बोला अश्विन, तो बता दिए। रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, वेरी गुड, सर व्हीकल्स। वेरी गुड, शाबाश कोविदा, वेरी गुड बेटा। व्हीकल्स, व्हीकल्स में यूज होता है, शाबाश। हार्डवेयर ऑफ डिवाइसेस, अच्छा आदित्य ठीक है, मान लिया मैंने। हार्डवेयर, हार्डवेयर और कौन सी जगह है जहां पर मेटल्स हम लोगों को दिख जाते हैं? अपने घर के आसपास में देखो, क्या हम लोग बोल सकते हैं विंडोज में यूज होते हैं? विंडो पेन्स में, फ्रेम्स या पेन्स, उसी को तो बोलते हैं। जो खिड़की होती है ना, खिड़की, उसके आजू बाजू का ये आपको मेटल का मिलेगा, है ना? ये मेटल का होता है ना ये। दरवाजों में, गेट में, फर्नीचर में, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, बहुत जगह पर। अपने मोबाइल के अंदर भी मेटल के पीसेस हैं, मेटल यूज होता है हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में मेटल यूज होता है, हमारे कंप्यूटर में, हमारी चेयर, हमारे चश्मे, जिस जिसके चश्मे स्टील के होते हैं जिस जिसके चश्मे स्टील के होते हैं या फिर अलग अलग मेटल के होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है बच्चों, बहुत सारे यूजेस है। अभी इन्हीं यूजेस को मैं थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, वही यूजेस आपको एग्जाम में लिख के आने, जैसे कि जैसा बच्चों ने बोला है, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। Gold, silver and platinum are used in making jewelry. In making jewelry. फिर aluminum is used for making utensils. Cooking utensils लिख लो, cooking utensils, wrapping food, wrapping materials में एल्यूमिनियम यूज होता है, शिप्स के अंदर एल्यूमिनियम यूज होगा, कार्स के अंदर आपके एल्यूमिनियम यूज होगा, बस के अंदर भी एल्यूमिनियम यूज होगा, ठीक है, ट्रेन्स में भी कई कई जगह पर एल्यूमिनियम यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एरोप्लेन्स में भी यूज होता है, वो तो बहुत ज्यादा यूज होता है एरोप्लेन में तो। सो और जिंक इज यूज्ड, जिंक भी एक मेटल है, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन,
galvanization, which prevents iron from rusting. किसी ने ये तो बताया नहीं, कॉपर के वायर्स, कॉपर इज यूज्ड in making electrical wires. सर जो फैंस होता है वो कौन सा मेटल से बना है? फैन भी बेटा आयरन से ही बना होता है। बेसिकली वो एलॉय से बना होता है। व्हीकल्स खत्म, रेलवे ट्रैक्स खत्म, गोल्ड एंड ज्वेलरी खत्म, वेसल्स खत्म, सब लिख लिया हमने। मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स लिखा यहाँ तक? यस सर। चलो और लिखो, कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 5th पॉइंट लिख लो। 5th पॉइंट लिखो बच्चों, आयरन is used in making machines. Iron is used in making machines. Some metals form the basis of life. मतलब कुछ तो लाइफ में भी मेटल्स यूज होते हैं। बताता हूँ कैसे। Some metals form the basis of life. जैसे कि आयरन is main constituent. Iron is main constituent of, ये स्पेलिंग सही से लिखना, HAEMOglobin, हीमोग्लोबिन सुना है ना? ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, which is present in blood. आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आई है, आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है। सर जिंक भी होता है। हाँ जी, यस यस यस। सिमिलरली लिखो, मैग्नीशियम is present in chlorophyll of leaves. फाइनली देश के लिए कुछ करते हैं, जैसे मेटल्स such as titanium, chromium, manganese, zirconium, etc. are called strategic metals. इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग ना डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं, मिलिट्री में यूज होते हैं, ये मेटल्स मिलिट्री, डिफेंस और इन सब में यूज होते हैं, इसीलिए इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, are called strategic metals used in military and defense.